बच्चों, आज हम हिंदी में पढ़ेंगे जामुन का पेड़। इस प्रसिद्ध रचना के रचनाकार हैं, इस प्रसिद्ध कहानी के कहानीकार जो हैं वो कृष्णचंद्र जी हैं। और कृष्णचंद्र जी ने जामुन के पेड़ रचना के माध्यम से एक संवेदनहीन कानून व्यवस्था और उसमें फंसे, उस संवेदनहीन कानून व्यवस्था के जाल में फंसे एक आम आदमी के जीवन की विडंबना को व्यंग्यात्मक और हास्यात्मक तरीके से दर्शाया है। और इस बात का विरोध भी जताया है कि क्या हमारी कानून व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए। ठीक है। हाँ, इस कहानी में कुछ बातें जो हैं काफ़ी अतिशयोक्तिपूर्ण हैं, जो सामान्यतः होता नहीं है। ठीक, तो इस कहानी को प्रारंभ करने से पहले हम कृष्णचंद्र जी के जीवन की कुछ विशेष बातों को जानते हैं। आइए देखते हैं। कृष्णचंद्र का जन्म वर्तमान पाकिस्तान में स्थित वजीराबाद गुजरावाला में 23 नवंबर सन 1914 को इनका जन्म हुआ। ठीक है। उर्दू और हिंदी के मशहूर कहानीकार के रूप में इनके कई उपन्यास और कहानी प्रकाशित हुए। कृष्णचंद्र जी का जो प्रसिद्ध उपन्यास है एक गधे की आत्मकथा, एक गधे की आत्मकथा। इसका 16 से भी अधिक भारतीय एवं विदेशी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। इनकी एक लघु कथा अन्नदाता, ठीक है, इनकी एक लघु कथा अन्नदाता पर ख्वाजा अहमद अब्बास ने धरती के लाल नामक फिल्म भी बनाई। इनके द्वारा लिखी गई कई कहानियों पर अच्छी फिल्मों का निर्माण भी हुआ। कृष्णचंद्र जी को 1969 में पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित किया गया। इस महान कहानीकार की मृत्यु 8 मार्च सन 1977 को हुई। इनकी जो संकलित कहानी है ये जामुन का पेड़, ठीक है, जामुन, इनकी जो संकलित कहानी, उनकी संग्रह, जो कहानी संग्रह है फूल और पत्थर, उसमें से जामुन का पेड़ को लिया गया है। उनका जो कहानी संग्रह फूल और पत्थर जो है उसमें से जो है जामुन का पेड़ को लिया गया है। आइए तो अब कहानी का प्रारंभ करते हैं। ठीक, रात को बड़े जोर का झक्कड़ चला। सेक्रेटेरिएट के लॉन में जामुन का एक दरख्त गिर पड़ा। सवेरे जब माली ने देखा तो उसे मालूम हुआ कि पेड़ के नीचे एक आदमी भी दबा पड़ा है। ठीक है। रात को तेज आंधी चली। उस आंधी में जो है सेक्रेटेरिएट के लॉन पर एक जामुन का पेड़ था, विशाल पेड़ था, वह गिर पड़ा। ठीक है। सुबह हुई। सुबह माली उठा और माली जब बाहर निकला तो देखता है कि जामुन का पेड़ जो है गिर पड़ा है। किंतु ये क्या देखता है आश्चर्यचकित होकर कि जामुन का पेड़ तो गिरा पड़ा है, लेकिन उसके नीचे, उस पेड़ के नीचे एक आदमी भी दबा पड़ा हुआ है। वो घबराता है और दौड़ा दौड़ा किसके पास जाता है? चपरासी के पास। चपरासी दौड़ा दौड़ा जाता है क्लर्क के पास। ठीक है। माली देखता है और ये खबर, क्योंकि अकेले तो उठा नहीं सकता, उस पेड़ को हटा नहीं सकता, तो घबराता हुआ दौड़ा दौड़ा कहाँ जाता है? चपरासी के पास। चपरासी को जब ये खबर मिलती है कि वहाँ एक आदमी दबा पड़ा है तो वो दौड़ कर किसके पास जाता है? क्लर्क के पास। अब क्लर्क को जैसे पता चलती है तो क्लर्क जो है दौड़ा दौड़ा सुपरिटेंडेंट के पास जाता है। सुपरिटेंडेंट दौड़कर बाहर लॉन पर आता है। मिनटों में गिरे हुए पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी के चारों ओर भीड़ इकट्ठी हो गई और मिनटों में ही ये खबर कहाँ से कहाँ तक चारों तरफ फैल गई और मिनटों में, कुछ ही मिनटों में वहाँ पर काफी भीड़ लग गई। एक क्लर्क कहता है, अब आपस में बात होने लगी, बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था। दूसरा क्लर्क कहता है, और इसकी जामुने जो थी, इसके जो फल थे वो कितनी रसीली थी। तीसरा कहता है, भाई मैं तो जब इसका मौसम आता था, जब इसमें फल लगता था तो मैं थैला भरकर ले जाता था। बड़ा दुखी होकर कह रहा है। माली कहता है, मगर यह आदमी जो दबा पड़ा है इसका क्या करना है?
तो सुप्रिटेंडेंट जो है उसको देखकर काफी सोच में पड़ गया। कहता है हाँ यह आदमी, क्या किया जाए। चपरासी पूछता है कि क्या ये आदमी जिंदा है या मर गया है। तो कोई और कहता है, दूसरा चपरासी कहता है कि मर गया होगा, इतना भारी पेड़, इतना विशाल जो पेड़ है वो उसके ऊपर गिरा है, जिसके ऊपर गिरे तो स्वाभाविक की बात है वो कहाँ जिंदा बचेगा। तो एक आवाज आती है अचानक, इनके आपस की बातें जो चल रही थी उसी के बीच एक आवाज आती है, नहीं मैं जिंदा हूँ। एक आवाज आती है, नहीं मैं जिंदा हूँ। कौन बोला? जो जामुन के पेड़ के नीचे दवा पड़ा जो आदमी था, उसने कराहते हुए कहा कि नहीं मैं जिंदा हूँ। क्लर्क आवाज सुनकर आश्चर्यचकित हो गया। सभी ने देखा उसकी ओर। क्लर्क कहता है, अरे जिंदा है। दरख्त को हटाकर माली कहता है कि क्या हम इस पेड़ को हटाकर, जल्दी से हटाकर इस आदमी को नहीं बचा सकते। एक कामजोर मोटा चपरासी बोलता है कि मुश्किल मालूम होता है और ये पेड़ का तना तो बड़ा ही वजनी है, जिसे हटाना बड़ा ही मुश्किल है। कामचोर व्यक्ति के लिए हर काम मुश्किल ही लगता है। ठीक है। माली बोला, क्या मुश्किल है, क्या कठिनाई है? अगर सुप्रिटेंडेंट साहब आदेश दें तो 15-20 माह इतनी भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी कि वो सभी मिलकर यदि चाहते तो उस पेड़ को हटा सकते थे। तो माली कहता है कि अगर सुप्रिटेंडेंट साहब हुक्म दें तो 15-20 माली चपरासी और क्लर्क लगाकर पेड़ के नीचे से दबे हुए आदमी को निकाला जा सकता है। माली ठीक कहता है। बहुत से क्लर्क एक साथ बोल पड़े। सभी क्लर्क मिलकर बोले कि हाँ माली ठीक कह रहा है, अगर हम सभी मिलकर जोर लगाएं तो उस पेड़ को हटा सकते हैं। एकदम बहुत से लोग पेड़ को उठाने को तैयार हो गए। सभी तैयार तो हो गए, लेकिन सुप्रिटेंडेंट ने क्या उन्हें रोक दिया। अचानक कहा कि ठहरो, मैं अंडर सेक्रेटरी से पूछ लूं। सुप्रिटेंडेंट की जो मानवताहीन बातें हैं, ये तो अभी प्रारंभ है बच्चों, आगे देखते हैं क्या है। वो क्या कहता है कि ठहरो, मैं अंडर सेक्रेटरी से पूछता हूँ। सुप्रिटेंडेंट अंडर सेक्रेटरी के पास गया। अंडर सेक्रेटरी, अब देखिए सेक्रेटरी, सुप्रिटेंडेंट किसके पास गया? अंडर सेक्रेटरी के पास गया। अंडर सेक्रेटरी जो है वो गया डिप्टी सेक्रेटरी के पास। डिप्टी सेक्रेटरी ज्वाइंट सेक्रेटरी के पास गया। ज्वाइंट सेक्रेटरी किसके पास गया? चीफ सेक्रेटरी के पास गया। और चीफ सेक्रेटरी जो है मिनिस्टर के पास पहुंचा, मंत्री के पास पहुंच गया। मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी से कुछ कहा। क्या कहा? चीफ सेक्रेटरी ने ज्वाइंट सेक्रेटरी से कुछ कहा। अब गए एक दूसरे के पास। अब उसने, मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी से कुछ कहा। अब चीफ सेक्रेटरी जो है ज्वाइंट सेक्रेटरी से कुछ कहा, और ज्वाइंट सेक्रेटरी ने किससे, डिप्टी सेक्रेटरी से कुछ कहा। क्या कहा? इस तरह की फाइल, मतलब एक दूसरे को जो बातें थी वो इसके पास से उसके पास इस तरह चलती रही। ठीक है। और इसी तरह फाइल जो है एक से दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे, और इसी तरह दिन बीतता गया। आधा दिन पूरा बीत गया इन्हीं बातों में, इन्हीं चक्कर में कि एक दूसरे को बताना, आदेश का इंतजार करना। ठीक है। और इस तरह से पूरा आधा दिन निकल गया। दोपहर के खाने पर जब दबे हुए आदमी के चारों ओर बहुत भीड़ हो गई थी। दोपहर तक क्या हो गया? उस दबे हुए आदमी की खबर मिलते ही भीड़ इकट्ठी हो गई और चारों तरफ से उसको घेर रखा था। तो लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कोई भी उस पेड़ को हटाने के लिए सामने नहीं आ रहा था। बस आपस में बातें चल रही थी
कुछ मनचले क्लर्कों ने समस्या को खुद ही सुलझाना चाहा। वे हुकूमत के फैसले का इंतजार किए बिना पेड़ को अपने आप ही हटा देने का निश्चय कर रहे थे कि इतने में सुप्रिंटेंडेंट फाइल लिए भागा भागा आया और बोला। कुछ जो क्लर्क तैयार भी हो गए थे कि चलो हम ही लोग ही उठा देते हैं, इस पेड़ को हटा देते हैं और इस आदमी को निकालते हैं, लेकिन ये क्या, सुप्रिंटेंडेंट दूसरी ओर से भागता हुआ आया, फाइल लेकर आया और कहता है कि हम लोग खुद इस पेड़ को यहाँ से नहीं हटा सकते, हम लोग व्यापार विभाग से संबंधित हैं। सुप्रिंटेंडेंट कहता है कि हम लोग इस पेड़ को छू भी नहीं सकते, ठीक है, हटाना तो दूर की बात, इस पेड़ को छू भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये इस पेड़ हम लोग जो हैं कौन से विभाग के हैं, व्यापार विभाग के हैं, व्यापार विभाग से संबंध रखते हैं, इसलिए हम इस पेड़ को नहीं हटा सकते। और ये जो पेड़ की समस्या है जो कृषि विभाग के अधीन आता है, जो खेती बाड़ी करते हैं उनके अधीन में आता है, उनके अधिकार में आता है। मैं इस फाइल को अर्जेंट मार्क करके कृषि विभाग में भेज रहा हूँ। सुप्रिंटेंडेंट कहता है कि मैं इस फाइल को जो है एक अर्जेंट मार्क, एक निशान लगाकर कहाँ भेज रहा हूँ, कृषि विभाग में भेज रहा हूँ। वहाँ से उत्तर आते ही, वहाँ से जो जवाब आएगा उसके पश्चात इस पेड़ को हटवा दिया जाएगा। देखिए हमारे बीच कैसी कानून व्यवस्था है, कैसी ढील ढाल कानून व्यवस्था, कैसे लोग हैं जिनके अंदर मानवता ही नहीं है, ठीक है। वो एक आदमी जो तड़प रहा है उसकी पीड़ा भी महसूस नहीं की जा रही है। आगे जो है फाइल कृषि विभाग में चली जाती है, कृषि विभाग से दूसरे दिन उत्तर आया, दूसरा दिन, एक दिन पूरा बीत गया, दूसरा दिन उत्तर आया कि पेड़ जो है व्यापार विभाग के लॉन में गिरा है, इसलिए इस पेड़ को हटवाने की जिम्मेदारी व्यापार विभाग की है। कृषि विभाग से जवाब आया कि ये तो व्यापार विभाग के लॉन में गिरा है ना ये पेड़, तो ये हमारे अधिकार में नहीं आता, ये वही हटा सकता है, व्यापार विभाग वाले ही हटवा सकते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है। पर उत्तर पढ़कर व्यापार विभाग को गुस्सा आया, अरे ये पेड़ हमारे अंतर्गत कैसे आ सकता है। जो व्यापार विभाग वाले हैं उनको गुस्सा आया। उसने फौरन लिखा कि पेड़ों को हटवाने या ना हटवाने की जिम्मेदारी कृषि विभाग पर लागू होती है, व्यापार विभाग का इससे कोई संबंध नहीं है, ठीक है। दूसरे दिन भी फाइल चलती रही और दूसरा दिन भी बीत गया। शाम को जवाब आया, हम मामले को हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट के हवाले करेंगे, ठीक है। यह एक फलदार, जो फलदार पेड़ पौधे लगाते हैं, जो फलदार पेड़ का मामला है वो एग्रीकल्चर, कृषि विभाग, हार्टिकल्चर, इसके अंतर्गत जो खेती बाड़ी का जो मामला है उसके अंतर्गत आता है, उसके अधिकार में आता है, इसलिए ये मामला कहाँ जाएगा, हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट में जाएगा। जामुन का पेड़ एक फलदार पेड़ है, इसलिए यह हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट में के अंतर्गत आता है, उस विभाग में जाएगा। रात को माली ने, अब रात हो गई, दूसरे दिन बीत गए और रात हुई। रात को माली ने दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाया। सोचो वो आदमी कितना तकलीफ में था, कितनी पीड़ा से गुजर रहा था, और ऐसे समय पे उसे क्या खिलाया जा रहा था, दाल भात खिलाया जा रहा था। यद्यपि लॉन के चारों तरफ पुलिस का पहरा था, पुलिस भी थी, पहरा दे रही थी कि कोई आकर उस पेड़ को हटाना दे, मगर एक पुलिस कांस्टेबल को दया आ गई। उसने माली को दबे हुए आदमी को खाना खिलाने की इजाज़त दे दी, ठीक है। उसने माली को खाना खिलाने के लिए कहा। माली ने दबे हुए आदमी से कहा, तुम्हारी फाइल चल रही है, आशा है कल तक फैसला हो जाएगा। दबा हुआ आदमी कुछ नहीं बोला। माली ने बोला कि तुम्हारी जो फाइल है, तुम्हारी जो खबर है वो पहुंचा दी गई है ऊपर तक,
अब वहाँ से जो भी आदेश आएगा उसके अनुसार फैसला होगा और इस पेड़ को हटाया जा सकेगा। आदमी कुछ भी नहीं बोला क्योंकि वो बोलने की स्थिति में ही नहीं था। माली ने पेड़ के तने को ध्यान से देखकर कहा, अच्छा हुआ कि तना तुम्हारे कूल्हे पर गिरा, अगर कमर पर गिरता तो रीढ़ की हड्डी टूट जाती। माली ध्यान से देखता है और उसके पश्चात कहता है कि अच्छा हुआ इस पेड़ का, इस विशाल जो जामुन का पेड़ है, ये तुम्हारे कूल्हे पर गिरा, ठीक है। तुम्हारे कमर पर यदि गिरता तो तुम्हारे कमर के जो रीढ़ की हड्डी जो है वो टूट जाती, तो और ज़्यादा परेशानी हो जाती। दबा हुआ आदमी फिर भी कुछ नहीं बोला, कोई जवाब नहीं दिया। माली ने फिर कुछ कहा। क्या कहा? तुम्हारा यहाँ कोई वारिस है? तुम्हारे कोई बच्चे हैं या तुम्हारे कोई रिश्तेदार हैं? अगर है तो मुझे उसका अता पता बताओ, मैं उन्हें खबर देने की कोशिश करूँगा। माली कहता है कि अगर कोई है तुम्हारे परिचित, तुम्हारे रिश्तेदार, तो मुझे बताओ, मैं उनको खबर दे दूँ। दबा हुआ आदमी बड़े मुश्किल से कहता है कि मैं लावारिस हूँ, मेरा कोई नहीं है, ठीक है, मैं बेसहारा हूँ। माली को दुख हुआ, उसने खेद प्रकट किया, कहता है, और वहाँ से वो बिना कुछ कहे ही हट गया। 2 दिन पूरा बीत गया। तीसरे दिन हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट का जवाब आया। 2 दिन बीत चुके, तीसरा दिन था। तीसरे दिन जो है हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट से जवाब आया और ये जवाब जो था बड़ा ही व्यंग्यपूर्ण था। हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी साहित्य प्रेमी आदमी जान पड़ता था। जो जवाब आया था उसको पढ़कर ऐसा लग रहा था कि जो हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट का जो आदमी है, जो सेक्रेटरी है, वह कैसा था? साहित्य प्रेमी था रहा होगा। उसने लिखा था, आश्चर्य है इस समय जब हम पेड़ लगाओ स्कीम योजना, पेड़ लगाओ योजना ऊंचे स्तर पर चला रहे हैं, हमारे देश में ऐसे सरकारी अफसर मौजूद हैं जो पेड़ों को काटने का सुझाव देते हैं, और वह भी एक फलदार पेड़, और वह भी जामुन के पेड़ को, जिसके फल जनता बड़े चाव से खाती है। हमारा विभाग किसी हालत में इस फलदार वृक्ष को काटने की इजाजत नहीं दे सकता। देख लीजिए, हार्टिकल्चर का जवाब आया कि जब पेड़ लगाओ योजना चल रही है तो ऐसे में किसी पेड़ को काटना उचित नहीं है, ठीक है। अब क्या किया जाए? इस पर एक मंचले ने कहा, अगर पेड़ नहीं काटा जा सकता तो इस आदमी को ही काट कर निकाला जाए। देख कैसे मानवताहीन बातें हो रही हैं कि अब क्या किया जाए। उसमें से एक मनचला कहता है उस भीड़ में से कि अगर पेड़ को नहीं काटा जा सकता तो ठीक है, इंसान को ही काट कर बाहर निकाल लिया जाए। यह देखिए, उस आदमी ने इशारे से बताया, अगर इस आदमी को बिल्कुल बीच में से अर्थात धड़ से काटा जाए तो आधा आदमी इधर से निकल जाएगा और आधा उधर से बाहर आ जाएगा, पेड़ वहीं का वहीं रहेगा। यानी कि जो इंसान है उसका कोई मूल्य नहीं है। यहाँ जो बातें चल रही है इतनी पीड़ादायक थी और मानवताहीन बातें जो अंदर से झिंझोड़ देता है, ठीक है। कहते हैं कि पेड़ को नहीं काट सकते तो क्या हुआ, आदमी को काट कर बाहर निकाला जा सकता है, आधा भाग जो है उधर निकल जाएगा, आधा भाग इधर से निकल जाएगा, लेकिन क्या वो आदमी जिंदा रहेगा? मगर इस तरह से तो मैं मर जाऊंगा। आदमी सुनकर घबरा जाता है, स्वाभाविक सी बात है। वो आदमी जो है कुछ बोलने की स्थिति में नहीं था, लेकिन इनकी डरावनी बातों को सुनकर वो घबरा जाता है और कहता है, मगर इस तरह मैं तो मर जाऊंगा। यह भी ठीक कहता है। एक क्लर्क बोला कि हाँ, ये भी तो ठीक कह रहा है। आदमी को काटने वाली युक्ति प्रस्तुत करने वाले ने भरपूर विरोध किया। आप जानते नहीं हैं
उसने विरोध जताते हुए कहा कि आप लोग बिल्कुल भी नहीं जानते हो आजकल कितना जो विज्ञान है काफ़ी प्रगति कर चुका है। आजकल कहता है आजकल प्लास्टिक सर्जरी कितनी उन्नति कर चुकी है। मैं समझता हूँ अगर इस आदमी को बीच से काट कर निकाल लिया जाए तो प्लास्टिक सर्जरी से धड़ के स्थान पर इस आदमी को फिर से जोड़ा जा सकता है। जो काट कर इसको अलग करेंगे तो बाद में इसकी प्लास्टिक सर्जरी हो सकती है, इसे जोड़ा जा सकता है आराम से। इस बार फाइल को और उसके बाद उसकी बात मान ली गई और इस बार फाइल को कहाँ भेजी गई? मेडिकल डिपार्टमेंट। मेडिकल डिपार्टमेंट ने फौरन एक्शन लिया और जिस दिन फाइल उसके विभाग में पहुंची उसके दूसरे ही दिन उन्होंने अपने विभाग का सबसे योग्य प्लास्टिक सर्जन छानबीन के लिए भेज दिया। अब वहाँ पे कौन आ गया? मेडिकल डिपार्टमेंट का जो प्लास्टिक सर्जन था, जो सबसे योग्य था, उसे भेज दिया गया। अब वो वहाँ पहुँचा। सर्जन ने दबे हुए आदमी को अच्छी तरह से टटोल कर उसका स्वास्थ्य देखा। पेड़ के नीचे दबा पड़ा आदमी करा रहा है और उसको स्वस्थ है या नहीं ये जांच कर रहा है कौन? प्लास्टिक सर्जन। खून का दबाव देखा, नाड़ी की गति को परखा, दिल और फेफड़ों की जांच करके रिपोर्ट भेज दी उस प्लास्टिक सर्जन। इस आदमी का प्लास्टिक ऑपरेशन तो हो सकता है। उसने फिर अपनी राय दी। उसने कहा कि इस आदमी को प्लास्टिक सर्जरी हो जाएगा, ऑपरेशन हो जाएगा, ऑपरेशन सफल भी होगा और जो सर्जरी होगी वो सफल भी होगी, किंतु यह आदमी नहीं बचेगा। ठीक है, इसलिए यह फैसला भी रद्द कर दिया गया। उसने बोला कि हम सब कुछ ठीक ठाक तो कर देंगे, उसको निकाला जा सकता है, उसकी सर्जरी भी हो जाएगी, लेकिन ये आदमी जिंदा नहीं बचेगा। ये जवाब सुनते ही फिर इस फैसले को भी रद्द कर दिया गया। रात को माली ने दबे हुए आदमी के मुंह में खिचड़ी डालते हुए उसे बताया कि अब मामला ऊपर चला गया है और ऊपर चला गया है। ठीक है, सुना है कि कल सेक्रेटेरिएट के सारे सेक्रेटरियों की मीटिंग होगी, उसमें तुम्हारा केस भी रखा जाएगा। उम्मीद है सब काम ठीक हो जाएगा। दबा हुआ आदमी एक आह भरकर धीरे से बोला। इतनी सारी बातें, बेढंगी बातों को सुनकर जो पेड़ के नीचे दबा हुआ आदमी है वो आह भरते हुए, कराहते हुए बोला, ये तो माना कि तगफुल ना करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। ठीक है, पता है मुझे कि तुम लोग मुझसे धोखा नहीं करोगे, लेकिन जो प्रक्रिया, जो कानूनी प्रक्रिया है जो चल रही है, जिस तरह की बातें हो रही है, जो कानूनी प्रक्रिया चल रही है, उसके पूरा होते तक शायद ही मैं बचूंगा। माली ने अचंभे से मुंह में उंगली दबा ली, क्योंकि जो बातें उसने कही बड़े शायराना तरीके से उसने कहा, इसलिए माली ने उसके मुंह से ये बातें सुनकर अचंभित रह गया और बोला कि क्या तुम शायर हो? दबे हुए आदमी ने धीरे से सिर हिला दिया। उसने हामी भरी कि हाँ मैं शायर हूँ। दूसरे दिन माली ने चपरासी को बताया। अब देखिए, माली ने ये बात कि वो शायर है, ये बात किसने बताई? माली ने चपरासी को बताया, चपरासी ने क्लर्क को बताया और क्लर्क ने हेड क्लर्क को, और थोड़ी ही देर में सेक्रेटेरिएट में यह अफवाह फैल गई कि दबा हुआ आदमी शायर है। बस फिर क्या था, ये बात जैसे ही पता चली कि वो शायर है, फिर ये खबर चारों तरफ फैल गई। लोगों का झुंड शायर को देखने के लिए उमड़ पड़ा। इसकी चर्चा पूरे शहर भर में फैल गई। शाम तक गली गली से शायर जमा हो गए और जितने शायरों ने भी सुना कि अरे वहाँ पे एक शायर दबा पड़ा हुआ है पेड़ के नीचे, जामुन के पेड़ के नीचे, तो वो शायर भी दौड़े चले आए और वहाँ काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो गई थी। सेक्रेटेरिएट का लॉन भांति भांति के शायरों से भर गया था। कई प्रकार के शायर वहाँ अपनी उपस्थिति दर्शा गए, अपनी उपस्थिति दे रहे थे कि हाँ देखो मैं इस प्रकार का शायर हूँ। और उसके पश्चात आदमी के चारों ओर मुशायरा सा वातावरण, कोई मतलब सभी एक दूसरे से
अपने शेरो शायरी कर रहे थे।